नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन। देखो बच्चों, संसाधन वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उन पदार्थों को संसाधन कहते हैं। इस अध्याय के अंदर हम संसाधन के प्रकार देखेंगे कि हम संसाधन को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, किस प्रकार की जो उपलब्धता है वो किस स्थान पर होती है, किस संसाधन को क्या कहा जाता है और कैसे संसाधनों को मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं संसाधन की बात करूं तो संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कपास की, तो कपास का उपयोग कर कपड़े बनाए जाते हैं और जो कपड़े हैं कहीं ना कहीं मानव की आवश्यकता ही है। यानी कि यहां अगर मैं संसाधन की बात करूं तो कपास हमारे लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर मैं बात करूं पानी की, तो क्या मानव को पानी की आवश्यकता होती है? तो अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या मानव को पानी की आवश्यकता होती है, तो आपका जवाब रहेगा हाँ होती है। यानी कि आवश्यकता है और ये मानव की आवश्यकता की क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। तो ये भी क्या हो गया, एक संसाधन हो गया। इसी तरह हम हजारों लाखों संसाधनों से घिरे हुए हैं। हम हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर संसाधनों का बहुत उपयोग करते हैं। तो आज हम उन्हीं संसाधनों के बारे में देखेंगे। सामान्यतः संसाधनों को देखो, संसाधनों को हमने बच्चों 3 भागों में बांट रखा है। इनमें से एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनके अंदर कोई भी संशोधन नहीं करना पड़ता। संशोधन मतलब बिना कुछ छेड़छाड़ के सीधा ही उनका उपयोग किया जाता है मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे कि हवा, जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेने के लिए जिस हवा, जिस वायु का अपने उपयोग करते हैं, तो वायु हमें कहां से प्राप्त हुई, प्रकृति से प्राप्त हुई। तो क्या हमने सांस लेने से पहले उस हवा के अंदर कोई भी संशोधन किया? क्या हमने उस हवा में से ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया? नहीं किया। यानी कि जैसी हमें प्रकृति से प्राप्त हुई वैसी ही हमने ग्रहण कर अपनी आवश्यकता को क्या किया, पूरा किया। तो ऐसे संसाधनों को मैं कहूंगा प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होता है मानव निर्मित, यानी कि ऐसे संसाधन जो मानव खुद बनाता है अपने उपयोग के लिए, तो उन्हें कहेंगे मानव निर्मित संसाधन। और एक मानव जो है, मानव को खुद एक संसाधन कहा गया है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी वस्तु को अपने उपयोग के अनुसार उसको ढाल सकता है। यानी कि उस वस्तु को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए मानव खुद भी एक क्या हो गया, संसाधन हो गया। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन यानी कि वे संसाधन जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें बिना कोई संशोधन के हम उनका सीधा उपयोग करते हैं। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि वायु यानी कि हवा, पानी और बहुत सारे खनिज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और हम उनका सीधा उपयोग करते हैं। जैसे कि कोयला, हमें पता है हमें कोयला जो है वो हमारे भूगर्भ यानी कि पृथ्वी से, यानी कि हमारी जो ये कोयला जो खनिज है हमें हमारी पृथ्वी से प्राप्त होता है, हमारी भूपट्टी से प्राप्त होता है। तो हम इसमें बिना कोई संशोधन के इसका सीधा उपयोग करते हैं। तो ये भी किस में आता है, हमारे प्राकृतिक संसाधन में आता है। तो आइए देखते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अपने वायु से मतलब सांस लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता। यानी कि ऐसा नहीं करते कि हम उस वायु से ऑक्सीजन को अलग कर लिया, नाइट्रोजन को अलग कर लिया, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ जो हवा है, जो वायु है, उसका उपयोग करते हैं। सिर्फ अभी भी अगर मैं बात करूं, इस समय जब मैं आपके सामने हूं तो भी मैं क्या कर रहा हूं, हवा यानी कि श्वसन कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, यानी कि हम प्रकृति द्वारा दिए गए इस संसाधन का उपयोग कर रहा हूं। जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं।
खनिज और सभी प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि आप देख सकते हो अलग अलग स्थानों से हमें अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो हवा, पानी और सभी जितने भी अपने यहाँ प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्रकृति से प्राप्त होने वाले खनिजों का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में रखा जा सकता है। एक तो होते हैं वास्तविक संसाधन और एक होते हैं संभाव्य संसाधन। देखो बच्चों, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन में फर्क क्या होता है। अगर पहले मैं बात करूं वास्तविक संसाधन की, तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के अंदर प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं और उनकी जो मात्रा है उसका हमें भली पूर्ति पूरा ज्ञान है, भली भांति हमें उसका पूरा ज्ञान है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन। जैसे कि हमारे भूगर्भ में कितना कोयला है और आने वाले कितने सालों तक वो चलेगा, तो ये चीज़ हमें ज्ञान के अंदर है हमारे, यानी कि हमें इनका पता है कि ये कितने समय तक चलेगा, यानी कि इनकी मात्रा जो है वो निश्चित है। तो ऐसे संसाधनों को अपने क्या कहेंगे, वास्तविक। और इन संसाधनों को, यानी कि ये जो वास्तविक संसाधन है, इन संसाधनों को भूगर्भ से बाहर निकालने के लिए हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी है, प्रौद्योगिकी भी है, और इस टेक्नोलॉजी के कारण हम उनका आसानी से खनन भी कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को मैं क्या कहूँगा, वास्तविक संसाधन। अगर एक शब्द में बात करें तो वास्तविक संसाधन यानी कि वे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित है, उन संसाधनों को क्या कहते हैं, अपने वास्तविक संसाधन। यहां देखते हैं कि वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, यानी कि मात्रा ज्ञात है तो हम भविष्य के अंदर इनके उपयोग को निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितना इसका उपयोग करना है, ताकि भविष्य में भी ये हमारे लिए लंबे समय तक उपलब्ध रह सके। ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमें इसकी मात्रा ज्ञात हो। यानी कि मान लो आपके घर में 10 किलो आटा है और आपको 10 दिन तक इस आटे को चलाना है, तो आपको मात्रा ज्ञात है, तो आप क्या करोगे, प्रतिदिन 1 किलो आटे का ही उपभोग करोगे। तो मात्रा ज्ञात होने के कारण हमने इसकी प्रतिदिन जो उपयोगिता है या उपयोग है वो क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। तो इस जगह अगर मैं बात करूं तो ये जो 10 किलो आटा जो था, ये हमारे लिए क्या है, वास्तविक संसाधन। ऐसे ही बच्चों, जब मैं बात करता हूं संभाव्य संसाधन की, देखो नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है, संभाव्य यानी कि जो संभव है, यानी कि बच्चों ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। देखो दोनों में पहला फर्क यही था। वास्तविक संसाधन की जब मैंने बात की थी तो वे कौन से संसाधन थे, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात थी, जबकि संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं थी। अब मात्रा ज्ञात ही नहीं है तो क्या हम उनका उपयोग कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके उपयोग में हमें डर रहता है। और संभाव्य संसाधन की अगर मैं बात करूं तो इनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और ना ही हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है कि हम इनका खनन आसानी से कर सकें। अगर मैं आपको संभाव्य संसाधन का उदाहरण दूं तो यूरेनियम का नाम बच्चों आपने सुना होगा। यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है। कैसे? क्योंकि हमें इसकी मात्रा ज्ञात नहीं है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर यूरेनियम के भंडार तो हैं, पर हमें इसकी मात्रा भी ज्ञात नहीं है, और दूसरा हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम यहाँ से यूरेनियम का खनन कर सके। तो ऐसे में लद्दाख के अंदर उपस्थित यूरेनियम जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, संभाव्य संसाधन हो गया। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। वर्तमान में इस प्रकार के संसाधन का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन संसाधनों को पृथ्वी से प्राप्त कर सकें। सिर्फ हमें ज्ञात है कि ऐसा कोई संसाधन हमारे पास उपस्थित है, यानी कि भविष्य में कभी हम इसका उपयोग कर सकेंगे जब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम आसानी से उसका खनन कर सकें। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि इनके जन्म के आधार पर, कि या ऐसे बोलो कि इनकी प्राप्ति के आधार पर कि ये प्राप्त कैसे हुए, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा गया है। देखो बच्चों, अजैव या इसी में निर्जीव भी बोल सकता हूं, यानी कि ऐसे संसाधन जिनके अंदर किसी भी प्रकार की
कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती। रासायनिक क्रिया की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर मैं अपने शरीर की बात करता हूं, हम जैव के अंदर आते हैं। जैव यानी कि जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं जिन जीवों के अंदर होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मानव, जंतु, ये सभी आते हैं जैव के अंदर। यानी कि जिनके अंदर सभी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको कहते हैं जैव, और जिनके अंदर कोई भी जैविक क्रिया नहीं होती उन्हें कहते हैं अजैव। और जैविक क्रियाओं करने वाले जंतुओं या पेड़ पौधों से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं अपने जैव संसाधन। और जो अजैव प्रकृति वाले जीवों से मैं नहीं कहूंगा, अजैव प्रकृति वाले पदार्थों से जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। निर्जीव यानी कि जो सांस नहीं ले पाती। अगर अपने एक शब्द में बात करें, निर्जीव यानी कि जो सांस नहीं ले सकता, यानी कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होती, जैसे मृदा, चट्टानें आदि जैव संसाधन। अच्छा, ये तो थे अजैव संसाधन। और जैव संसाधन की बात करूं तो सजीव वस्तुएं यानी कि जो जीवित हैं। सजीव यानी कि जो जीवित है, यानी कि हम, या पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं, यानी कि जो सांस लेते हैं। तो सजीव वस्तुएं होती है जैसे पेड़ पौधे, जंतु आदि। अब मैं बात करता हूं नवीकरण संसाधन की। नवीकरण संसाधन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति की जा सके, यानी कि ऐसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसा कि वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा ये बच्चों एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य कभी न खत्म होने वाली वस्तु या चीज है। तो क्या सौर ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है? नहीं। तो हम इसका लगातार उपयोग कर सकते हैं। तो ये कैसी ऊर्जा हुई? नवीकरणीय ऊर्जा। यानी कि कैसा संसाधन हुआ? नवीकरण संसाधन। ऐसे मैं बात करता हूं अनवीकरण संसाधन की। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी कि कोयला। हमें पता है एक न एक दिन कोयला जरूर खत्म हो जाएगा, और कोयला खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अगर मैं आज के समय की बात करूं, तो जो हमारी सरकार है ज्यादा ध्यान सौर ऊर्जा की ओर केंद्रित कर रही है, या ऐसे ऊर्जा के स्रोतों के ऊपर केंद्रित कर रही है जो कभी न खत्म हो, यानी कि जो हमें प्रकृति से सीधा सीधा प्राप्त हो रहे हैं और जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि सौर ऊर्जा होगी, जल ऊर्जा होगी, जल के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है। आगे देखते हैं, भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि मान लो कोयला एक बार खत्म हो गया, तो अब दोबारा भूगर्भ में कोयला बनने के लिए हजारों लाखों साल लग सकते हैं। क्योंकि कोयला कैसे बनता है? जब भूगर्भ के अंदर बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे दब जाते हैं, और दबे रहने के कारण, उस दाब और तापमान के कारण एक लंबे समय अंतराल के बाद वो जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किस में बदल जाते हैं? कोयले में बदल जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगा। समझ में आया? आगे देखते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, यानी कि जो वापस उपयोग में नहीं लिए जा सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। देखो बच्चों, जैसे कि भूगर्भ से हमें प्राप्त होता है हेमेटाइट। ये बच्चों एक अयस्क होता है। हेमेटाइट एक अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है अशुद्धि युक्त। अयस्क क्या होता है? अशुद्धि युक्त कोई भी पदार्थ होता है, इसे अयस्क बोलते हैं। हेमेटाइट हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है। हेमेटाइट को निकालकर टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इस हेमेटाइट से लोहे को अलग किया जाता है, या इस हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पदार्थ था, ये हमारे लिए संसाधन कब बना? जैसे कि आपको पता है लोहा हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि रोजमर्रा की जितनी भी, अगर मैं उदाहरणों की बात करूं, तो लोहा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हमें हमारे लिए साबित होता है। जैसे कि लौह अयस्क
उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। यानी कि सिर्फ हेमेटाइट ही पड़ा रहता तो क्या हम इससे कभी लोहा बना सकते थे? यानी कि क्या हेमेटाइट हमारे किसी उपयोग में आ सकता था? तो नहीं आ सकता था। और जब हमारे उपयोग में ही नहीं आ सकता था, हमारी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं कर सकता था, यानी कि तब तक हम इसे संसाधन नहीं कह सकते थे। आगे देखते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़कें, मशीनें और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि सड़कें हैं, तो ये सड़क भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, 2 राज्यों, 2 शहरों, 2 कस्बों को जोड़ने का काम करता है। इससे हम जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। पुल की बात करूं, किसी नदी के ऊपर पुल बनाया गया तो वो भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर रहा है। तो ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए मैंने इनको क्या कह दिया? मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। अच्छा, मानव को संसाधन क्यों कहा गया है, मैं इसकी बात करूंगा कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। जैसे कि बच्चों परमाणु बम जो है मानव निर्मित है, यानी कि परमाणु के अंदर इतनी एनर्जी कैसे बनाई जाए, ऊर्जा कैसे बनाई जाए, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रौद्योगिकी का ही हिस्सा था। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। अब मैं बात करूं संसाधन संरक्षण की, कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरण यानी कि पुनः प्राप्ति के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नवीकरण का मतलब क्या है? पुनः प्राप्ति, कि कितने समय में उनकी पुनः प्राप्ति होगी, तो उसके लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने संसाधनों के बारे में जाना, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जाना, और हर एक प्रकार के संसाधन के बारे में जाना। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।